Assalamualaikum students, chemistry class 9, नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर 6 स्टोइकियोमेट्री एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आ रहे हैं एमसीक्यूज और पार्ट 1 है व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यानी हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट दिया गया है और इसमें मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज हमें दे दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ और आप जो है इसी तरह से कैलकुलेटर के अंदर आप इसको डाल के डायरेक्टली अपना आंसर ले लेंगे। और मैं जब इसको कैलकुलेट कर रहा हूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 249.5 AMU और दुरुस्त ऑप्शन बनता है सी। पार्ट 2, a compound with chemical formula Na2CH3 has formula mass 106 AMU. Atomic mass of the element X is, ये हमने फाइंड करना है जी। X का हमें एटॉमिक मास चाहिए और मैं इसको अब ज़ाहिर कैलकुलेट करने लगा हूं और मैंने फार्मूला लिखा और उस इक्वल कर दिया 106 AMU के। और इसी तरह से फिर मुझे चूंकि x फाइंड करना था, x मैंने इसको x ही लिखा और बाकी जो एटम्स थे उनका एटॉमिक मास लिख दिया। और कैलकुलेट जब मैं कर रहा हूं और एट द एंड मुझे जो रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 16। तो x का जो एटॉमिक मास है वो 16 है और दुरुस्त ऑप्शन बन रहा है डी। पार्ट 3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 16 ग्राम दे दिए गए हैं। यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स फाइंड करने के लिए यहाँ से मैंने मोल्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फार्मूला में लगाऊंगा और इसमें वैल्यूज को प्लग इन करें। 16 ग्राम दिए हुए हैं, 32 ग्राम जो मोलर मास है ऑक्सीजन का वो मैंने लिखा है और इस तरह से मेरे पास आंसर आ रहा है 0.5 मोल्स। और अल्टरनेट तरीके से आप करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें। 32 ग्राम ऑक्सीजन के इक्वल होते हैं 1 मोल के। 16 ग्राम कितने के बराबर होंगे, यानी x मोल्स के बराबर होंगे। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 0.5 मोल्स। तो ऑप्शन हमारे पास जो दुरुस्त यहाँ पर है वो है बी। पार्ट 4, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने हैं और चूंकि हमें मास फाइंड करना है तो मास का फार्मूला हम लगा लेते हैं। मास इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास और इसमें वैल्यूज़ को प्लग इन करें। मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.016। ये मोलर मास है हाइड्रोजन गैस का। वैसे तो हम 2 भी ले सकते थे लेकिन चूंकि हमारे पास जो आंसर्स दिए गए हैं 1.008 रिलेटिव एटॉमिक मास है जो हाइड्रोजन एटम का वो लिया है, तो इसलिए मैंने मोलर मास 2.016 लिया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ रहा है 8.064 और ऑप्शन दुरुस्त जो यहाँ पर है वो ए है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हो रही है, उसके 44 ग्राम अगर हों तो कह रहा है कितने कार्बन के यहाँ पर मास होगा कार्बन का। तो मैंने लिखा CO2 इक्वल टू, मैंने इसमें कार्बन का मास 12 ऐड की लिखा है, प्लस मैंने किया है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो उनको इस तरह से लिख दिया। तो जब कैलकुलेट करेंगे अगर आंसर 44 ही आ रहा है इसका तो इसका मतलब कार्बन 12 ग्राम ही है यहाँ पर। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास 44 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का यहाँ पर जो मास है वो 12 ग्राम है। तो दुरुस्त ऑप्शन ये है। नेक्स्ट पार्ट है विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कॉमन टर्म बनती है यहाँ पर, चूँकि ऑक्सीजन भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वाटर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब कॉमन टर्म मॉलिक्यूल्स आ रही है और ई ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 7 है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन कंटेन्स x एटम्स व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 24 ग्राम अगर मैग्नीशियम है तो वो 1 मोल होता है और 12 ग्राम अगर मैग्नीशियम होगा तो 0.5 मोल होगा मैग्नीशियम का। तो 1 मोल जो है x के बराबर यहाँ पर कहा गया है, तो इसका मतलब है 0.5 मोल होंगे 0.5 x के इक्वल। तो आंसर हमारा जो है वो बी है। क्वेश्चन 2, गिव शॉर्ट आंसर्स। और सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोल। तो मोल को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं
मसलन हमें मैथ्स के हिसाब से कर सकते हैं कि जो मैथ्स होता है किसी भी सब्सटेंस का उसको ग्रामों में एक्सप्रेस कर दें तो वो भी मोल होता है। हम उसको एवोगैड्रो के रेफरेंस से भी कर सकते हैं, हम उसको वॉल्यूम के रेफरेंस से भी मोल को डिफ़ाइन कर सकते हैं, और गैसेस जैसे गैसेस का मोल्स हम फाइंड करते हैं। इसके अलावा जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें अगर जो सल्यूट है उसका हमने मोल फाइंड करने हैं तो हम कंसंट्रेशन या मोलैरिटी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैंने इसको एवोगाड्रो नंबर के रेफरेंस के साथ एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा है कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.022 टू 10⁻23 पार्टिकल्स में बात आ जाती है, एटम्स हो सकते हैं, मालिक्यूल्स या फिर आयंस हो सकते हैं। जिस तरह का सब्सटेंस होगा उसी हिसाब से उसके पार्टिकल्स होंगे। तो इस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। तो ये आपके लिए मैंने डेफिनेशन दी है मोल की। तो बहरहाल अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं कि मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो उसको भी हम मोल कहेंगे। तो बहरहाल जो आपको बेहतर डेफिनेशन लगती है आप उसको लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रख रहा हूँ। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फार्मूला होता है C6H12O6, और अगर हम इसको सिंपल करें, मतलब इसकी रेशो को सिंपल करें, अभी तो रेशो 6:12:6 है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की, लेकिन जब हम इनको 6 से ये चूँकि सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास रेशो आ जाएगी 1:2:1। तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला लिखूँगा मैं CH2O ग्लूकोज का। तो ये सिंपलेस्ट रेशो आपके सामने लिखती है और ये एम्पिरिकल फार्मूला है। मॉलिक्यूल फार्मूला में एक्चुअल नंबर होता है, एटम्स का एक्चुअल नंबर शो किया जाता है। तो जैसे हम ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूल फार्मूला है। तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, डिफरेंट एटम्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो एटम्स जिस तरह से एक मॉलिक्यूल में होते हैं उनको एक्चुअली शो कर रहा है। अच्छा, बात सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनका जो मॉलिक्यूल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक ही होता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल फार्मूला को सिंप्लीफाई नहीं किया, उसकी रेशो को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते एटम्स की रेशो को। जैसे आप वाटर का मॉलिक्यूल देख रहे हैं H2O, इसका फार्मूला होता है। तो H2O जो है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो में है 1:2, जो कि ये रेशो बन रही है, और इसको हम या 2:1 कह रहे हैं, जो है H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेफरेंस से 2:1 है। तो इस रेशो को हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। इस तरह से कई सब्सटेंसेस आप देखेंगे उनमें सेम होता है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। पार्ट 3, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम। तो स्टीम हमें जो इसमें स्टीम यानी वाटर की बात हो रही है, तो इसमें जो गिवन डाटा है वो हमें मैस दिया गया है स्टीम का 9 ग्राम, फाइंड हमने करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पर फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ चूँकि पार्टिकल्स हमें चाहिए यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, तो हम मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो मैंने लिखा पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 × 10⁻23। लेकिन यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मोल्स नहीं दिए गए, बल्कि हमें मैस दिया गया है। तो मैस को मोल्स में आप अलग से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस मोल्स की जगह पे मोल्स का फार्मूला ऐड करने लगा हूँ। मोल का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो मैं वो यहाँ पर लिखूँगा, और इसी फार्मूला के अंदर मैंने एक और फार्मूला इंसर्ट किया और इस तरह से एक ही स्टेप में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो वाटर का मोलर मैस 18 ग्राम मैंने लिया है, जिसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इस पार्ट का आंसर आपका 0.5 आ गया और मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, और फाइनल आंसर आपका आ जाता है 3.011 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और अल्टरनेटिवली आप इस को ये मेथड जो मैंने दूसरा बताया आपको कि मोल्स को आप अलग फाइंड कर लें, यहाँ पर मोल्स आपको फाइंड हो जाएंगे। फिर आप जो है फार्मूला लगाएं मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर का, और इस तरह से आप आंसर ले सकते हैं। सेम आंसर आएगा दोनों सूरतों में। ज़रा ये अल्टरनेटिव मेथड है, लेकिन जो मेथड आपको अच्छा लगता है आप उसके तहत अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। पार्ट 4 है व्हाट आर द मोलर मैसेज ऑफ यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235।
तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, फार्मूला मास, तो इसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, इन एएमयूज़ में होता है, तो एएमयू के बजाय हम अगर ग्राम्स में ले लें ये मास, तो वो एक मोल के बराबर होता है उस सब्सटेंस के। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर मैंने इसको किया है, मैंने लिखा एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 238 AMU होता है, और जब अब मैं इसको ग्राम्स में ज़ाहिर करूँगा तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा। इसी तरह से जो यूरेनियम 235 है उसका एटॉमिक मास बनता है 235 AMU, और इसको ग्राम्स में लिखें तो ये आपका मोलर मास बन जाएगा यूरेनियम 235 का। Part 5. Why 1 mole of hydrogen molecule and 1 mole of hydrogen atoms have different masses? और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, और जो एक एटम होता है हाइड्रोजन का उसका एटॉमिक मास जो है 1.008 AMU यानी रिलेटिव एटॉमिक मास उसका लिया गया है। और इसका अगर मोल फाइंड करें हम, एटम्स का मोल फाइंड करें तो वो 1.008 ग्राम बनता है। लेकिन जब हम मालिक्यूल की बात करते हैं तो चूँकि 2 एटम्स होते हैं एक मालिक्यूल में, तो उसका मास बन जाता है 2.016 AMU रिलेटिव मास जो इसका। तो इसको जब हम मोलर मास लेते हैं, इसका एक मोल का मास लेंगे तो वो 2.016 ग्राम्स होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 1 मोल ऑफ एटम्स होता है उसका मास बनता है 1.008 ग्राम्स, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होता है हाइड्रोजन का उसका मास बनता है 2.016 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, डिफाइन आयन, मॉलिक्यूलर आयन, फार्मूला यूनिट, फ्री रेडिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास यूनिट। एक एक करके हम डिफाइन कर लेते हैं। तो आयन को मैंने लिखा है कि आयन इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैज़ गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स गिविंग इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं तो वो कैटाइन होता है, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, सोडियम का एटम, और वो Na+ कहलाता है। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, उसका एटम जो है तो Ca+2 लिखते हैं हम उसको, उसके कैटाइन को। एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है। और अगर क्लोराइड आयन की बात करें तो इसमें वन नेगेटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन का जो आयन है एनाइन उसकी बात करें तो -2 चार्ज होता है। मॉलिक्यूलर आयन की जब हम बात करते हैं तो अगर एक ऐसी स्पीशीज़ जो मॉलिक्यूल हो और उस पे ऊपर कोई चार्ज आ जाए, यानी उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हो या लूज़ किया हो, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं SO4 यानी सल्फेट आयन जो है उस पर -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन हुए हैं। और NH4 प्लस जो है, चूँकि अमोनिया के मॉलिक्यूल में एक प्रोटॉन ऐड हुआ हुआ है तो ये इस पे चार्ज आ गया है प्लस का, तो ये NH4 प्लस। तो ये मॉलिक्यूलर आयन्स हैं। अब हम फार्मूला यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो चूँकि जायंट स्ट्रक्चर होती है और उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ जो आयन्स होता है वो होता है, चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की मदद से मिलकर आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। और अनलिमिटेड नंबर ऑफ आयन्स होता है उसके अंदर जो क्रिस्टल्स होती हैं, तो इसलिए हम उनका जो सिंपलेस्ट रेशो लेते हैं, जो मुख्तलिफ आयन्स हैं उनकी जो रेशो वहाँ पर मौजूद है उसकी बेस के ऊपर फार्मूला यूनिट लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl नेगेटिव की जो रेशो होती है क्रिस्टल्स में वो 1:1 रेशो होती है, यानी Na+ भी एक Na+ के एक के मुकाबले में क्लोराइड आयन जो है वो एक होता है, तो इसलिए हम NaCl इसका फार्मूला यूनिट लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एक ऐसी केमिकल स्पीशीज़ होती है जिसके पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और ये हाईली रिएक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्लोराइड का रेडिकल लिया गया है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जो होता है जी, इसको Z से ज़ाहिर किया जाता है और ये प्रोटॉन के नंबर को ज़ाहिर करता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल दी है वो दी है कि जो कार्बन का न्यूक्लियस होता है उसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसी वजह से उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। मैस नंबर ले लेते हैं। मैस नंबर को E से रिप्रेजेंट करते हैं
और मैस होता है जी सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसीलिए इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं बाज़ औक़ात, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके सम को मैस नंबर कहा जाता है। एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन 16 अगर हम लें तो ऑक्सीजन 16 में के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन और 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और इसका मैस नंबर हम लिखते हैं 16 AMU। आ रहा है हमारे पास एटॉमिक मैस यूनिट, तो इसको मैंने लिखा है कि एटॉमिक मैस यूनिट को AMU भी कहा जाता है। तो और ये एक यूनिट है दैट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मैसेज। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 द मैस ऑफ कार्बन 12 एटम। तो यानी कि एक AMU जो है वो इक्वल है कार्बन 12 के 1/12 के बराबर। तो लिखा है मैस ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाई 12, ये आप लिखेंगे तो 1 AMU होगा। Question 4. Describe how Avogadro number is related to a mole of any substance. तो स्टूडेंट्स जो एवोगाड्रो नंबर होता है उसका वो एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू होती है 6.022 10⁻23। तो किसी भी सब्सटेंस का जो एक मोल होता है उसमें इतने यानी 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो कोई भी सब्सटेंस ले लें आप तो उसमें इतने ही पार्टिकल्स मौजूद होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कोई भी कोवलेंट कंपाउंड है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें इतने फार्मूला यूनिट होंगे। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो उनमें पार्टिकल्स की तादाद है वो एवोगाड्रो नंबर के बिल्कुल इक्वल होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एवोगाड्रो नंबर इज रिलेटेड टू मोल। पार्ट 5. Calculate the number of moles of each substance in samples with the following masses. ये हमें मैस दिए गए हैं और हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है इनके अंदर। तो एक एक करके हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया पार्ट A 2.4 ग्राम्स ऑफ हीलियम। तो गिवन डेटा सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या है और हमें फाइंड क्या करना है वो हमने लिख दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है मोल्स का, और मोल्स का फार्मूला जो है ये यहाँ से लिख सकते हैं मोल्स इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो ये आप लिख दें, मैंने लिख दिया कि गिवन मैस जो हमारे पास 2.4 ग्राम है और मोलर मैस हम जो है वो लिखते हैं इसका हीलियम का 4 ग्राम्स। तो इसको आप प्लग इन करें वैल्यूज़ को। तो मैंने किया है और मेरे पास आंसर आ रहा है 0.6 मोल। अल्टरनेट तरीका भी है इसका कि आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि मैंने लिखा 4 ग्राम्स 1 मोल होते हैं हीलियम के, तो 2.4 ग्राम्स कितने मोल्स होंगे, यानी उनको x से बराबर कर दिया। तो x इज इक्वल टू आप 2.4 डिवाइड बाई 4 और 0.6 मोल आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है B 250 मिलीग्राम ऑफ कार्बन। तो इसको ये हमें गिवन डेटा है, इसको मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया है सहूलत के लिए, और मैं फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। वही फार्मूला जो अभी हमने इस्तेमाल किया उसको हम दोबारा यहाँ पर लिखेंगे। तो गिवन मैस जो है 0.250 ग्राम्स में कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया, और मोल्स इसके जो होते हैं कार्बन 12 जो होता है उसका एक मोल 12 ग्राम्स के बराबर होता है। तो मैंने इसको प्लग इन किया और मेरे पास आंसर आ रहा है 0.0208 मोल्स। इसको ज़रा राउंड ऑफ करके मैंने ये आंसर लिया है। अल्टरनेट तरीके से आप इसको भी सही कर सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन जो है इक्वल है 1 मोल के। तो इतने जो मोल्स हैं वो कितने इतने ग्राम्स जो हैं 0.250 ग्राम्स वो कितने मोल्स के बराबर होंगे। तो आंसर आ जाएगा आपके सामने लिखा है। पार्ट C 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आपको दिया जा रहा है और इसमें भी आपने फाइंड करना है, आपके सामने आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड करने हैं। तो सेम फार्मूला आप दोबारा से यूज़ करिए और वो है जी गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, मोल्स को फाइंड करने का तरीका। और आपने ले लेना है NaCl का पहले मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया, यहाँ पर वो बनता है 58.5 ग्राम्स। और अब आप इसको प्लग इन करें और आपके पास आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट मेथड उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। 58.5 ग्राम जो होते हैं वो 1 मोल होता है, तो 15 ग्राम जो हैं वो कितने मोल्स होंगे, ये आंसर आ जाएगा। पार्ट D है 40 ग्राम ऑफ सल्फर यहाँ पर लिया गया है। तो गिवन डेटा में मैंने लिख दिया 40 ग्राम, फाइंड करना है मुझे नंबर ऑफ मोल्स। सेम फार्मूला इस्तेमाल करें यहाँ पर भी, और गिवन मैस डिवाइड बाय मोलर मैस 40 ग्राम्स को हमने लिया है। मोलर मैस 32 ग्राम्स होता है सल्फर का, और 40 डिवाइड बाई 32 करें और आपका आंसर आ गया यहाँ मोल्स में। तो अल्टरनेट मेथड आपका ये आपके सामने है।
नेक्स्ट हम कर रहे हैं जी ई पार्ट 1.5 केजी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और केजीज में है तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, तो वो मैंने कर दिया, 1500 ग्राम्स हो गया। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, सेम तरीके से आप फार्मूला इस्तेमाल करें और आप फाइंड कर लेंगे। तो ये मोलर मैस है MgO का 40 ग्राम बनता है, और ये मैंने प्लग इन किया और आंसर ले लिया। अल्टरनेट मेथड इसका भी आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन 6, कैलकुलेट द मैस इन ग्राम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। अब हमें मैस फाइंड करना है ग्राम्स में, तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। तो ये डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स इसके अवेलेबल हैं, हम इनको एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं जी। सबसे पहले मैंने लिया है ए पार्ट 1.2 मोल्स ऑफ पोटासियम। तो ये इतने मोल्स हमें दिए गए हैं, तो इनसे हम फाइंड करना चाहते हैं, तो मैंने गिवन डेटा में लिख दिया है। फाइंड हमने करना है मैस इन ग्राम्स, तो फार्मूला इस्तेमाल करें, वही ट्रायंगल में यहाँ पर दोबारा लेके आ रहा हूँ। मैस फाइंड करना है तो मैस होता है, मैस को एक सब्जेक्ट बनाए और मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस हो जाएगा फार्मूला आपका। तो मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मोलर मैस हमारे पास 39 ग्राम होगा इसका पोटासियम का। तो मल्टीप्लाई कर दिया 1.2 को 39 के साथ, यानी 1.2 मोल्स को 39 ग्राम्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, और मेरे पास आंसर आ रहा है 46.8 ग्राम्स। पार्ट बी है 75 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और गिवन डेटा में 75 मोल्स हो गए, और फाइंड करना हमने मैस इन ग्राम्स। तो फार्मूला आप यहाँ पर यूज़ करें इसका मैस का, मैस इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, और ये मैंने लिखा। और यहाँ पर आपको जो मोलर मैस लिया मैंने हाइड्रोजन का, वो 2 ग्राम्स लिया है, चूँकि रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो आप अगर चाहते हैं कि इसका 2.016 आप इस्तेमाल करना चाहते हो, आप वो यूज़ कर लें। तो 75 को मल्टीप्लाई किया से 2 से, और मेरे पास आंसर आ रहा है 150 ग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास है 0.25 मोल्स ऑफ स्टीम, यानी वाटर की बात हो रही है। तो गिवन डेटा में वाटर का जो मोल्स हैं वो इतने हैं, तो मैस इन ग्राम्स हमने फाइंड करना है। सेम तरीका है, और इसको आप यहाँ पर फॉर्मूला में इंटर करें। मोलर मैस मैंने वाटर का 18 ग्राम्स लिया है, और जब हम प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4.50 ग्राम्स। नेक्स्ट है 1.05 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो इसका जो है डेटा हमारे पास गिवन है, वो फाइंड करना है मैस इन ग्राम्स। मैं सोल्यूशन ले रहा हूँ, वही फार्मूला यहाँ पर दोबारा इस्तेमाल करेंगे, और मोलर मैस जो है इसका फाइंड कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का 249.5 ग्राम्स, और प्लग इन करें वैल्यूज़ को फार्मूला में, और आपका पास जो आंसर है वो आ रहा है 261.98 ग्राम्स। क्वेश्चन 7, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। और ये सैंपल्स जो हैं दिए गए हैं, और इनको ABCD इनको एक एक करके हम सॉल्व कर लेते हैं। मैंने ए पार्ट लिया 2.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और गिवन डेटा में मैंने दे दिया मोल्स जो दिए हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे फाइंड करने हैं, यानी पार्टिकल्स मुझे फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो मैं एवोगाड्रो नंबर के तहत इसको फाइंड करूँगा। मैंने पार्टिकल्स का जो कि फाइंड करने हैं, और इसका फार्मूला होगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, जो कि फाइंड पार्टिकल करने थे, तो इसलिए तो मैंने ये किया है। तो आप मोल्स लिखें मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल्स दिए हुए हैं यहाँ पर 2.5, प्लग इन करें और ये एवोगाड्रो नंबर लिख दिया। आंसर आपका आ जाता है 1.51 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट है 3.4 मोल्स ऑफ अमोनिया यानी NH3, इसको लिया गया है, और इसमें आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स आप फाइंड कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ले लें, सेम फार्मूला यूज़ करें दोबारा से, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स आपके पास हैं 3.4 और एवोगाड्रो नंबर वो लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर आ रहा है 2.047 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पार्ट है 1.09 मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6 यहाँ पर है, और आपने फाइंड करना है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सेम फार्मूला आप यूज़ करें और आंसर ले लें। फार्मूला मैंने लिख दिया, और इसमें मैंने वैल्यूज़ को प्लग इन किया है, और मेरे पास आंसर आ रहा है 6.56 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट है 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, और इसमें भी ज़ाहिर है हमने सेम जो प्रोसीजर करना है, जो कि मॉलिक्यूल्स डिफाइन करने हैं, तो मैं सेम फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करूँगा, और मोल्स दिए हुए थे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर ले लें। क्वेश्चन 8, डिसाइड वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पर ये आपके सामने दिए गए हैं वो डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज, आपने बताना है कि इसमें कोई एम्पिरिकल फार्मूला है या नहीं है। तो सबसे पहले Al2Cl6 लिखा है, तो मैंने लिखा है रेशियो इज नॉट सिंपलेस्ट, यानी कि चूंकि रेशियो 2:6 आ रही है, इसको हम सिंपलेस्ट अगर करें तो 1:3 रेशियो बनती है, तो AlCl3 बन जाता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इसलिए ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। और रेशो जो है मैंने इसकी भी लिख दी कि रेशियो इज़ नॉट सिंपलेस्ट, चूँकि लिखा है Hg2Cl2, तो रेशियो 2:2 है, जबकि इसको हम सिंपलेस्ट करें तो 1:1 आ जाती है, यानी HgCl इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है। NaCl ये सिंपलेस्ट है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। और उसके बाद C2H6O, ये इसको भी हम सिंप्लीफाई मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 9 है TNT और ट्राइनाइट्रोटोलीन इज एन एग्जांपल एक्सप्लोसिव कंपाउंड यूज्ड इन पंप्स। ये तो होगी इंफॉर्मेशन इसके बारे में। तो कह रहा है इट कंटेन्स 7 C एटम्स, 5 हाइड्रोजन एटम्स, 3 नाइट्रोजन एटम्स एंड 6 ऑक्सीजन एटम्स, राइट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले मैंने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है और एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया है, और मैंने लिखा है कि नो कॉमन डिवाइज़र। जब कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइज़र ना हो, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं, मतलब हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए दोनों सेम हो गए। क्वेश्चन 10, a molecule contains 4 phosphorus atoms and 10 oxygen atoms. Write the empirical formula of this compound. Also determine the molar mass of this molecule. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, जो कि 4 फास्फोरस एटम्स थे और ऑक्सीजन के 10 एटम्स थे, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा P4O10। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो इसकी कर लेते हैं, चूँकि रेशो बन रही है 4:10, तो इसको इसका डिवाइज़र बनता है 2, तो 2 से यानी कि दोनों 4 भी 10 भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इस तरह से सिंपलेस्ट रेशो 2:5 हो जाती है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन जाएगा P2O5। और मोलर मैस चूँकि हमें फाइंड करना है, तो मोलर मैस जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लेते हैं, यहाँ से लेंगे। तो ये मैंने मोलर मैस जो है वो फाइंड करने के लिए ये लिख भी दिया आपके लिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो इसको मैंने किया है, ये 4 एटम्स थे, 31 मैस होता है फास्फोरस का, ऑक्सीजन का 16 होता है, 10 एटम्स है उसके। तो इस तरह से ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 284 AMU आता है, और इसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा। तो 284 AMU को मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। इंडिगो फार्मूला दिया गया है, इसको कह रहा है कि द डाई यूज टू कलर ब्लू जीन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड नोन एज इंडेक्साइल। तो दोनों फार्मूलाज आपके सामने केमिकल फार्मूलाज मौजूद हैं। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मैस ऑफ दीज कंपाउंड्स, आल्सो राइट देयर एम्पिरिकल फार्मूला, यानी दोनों के मोलर मैस भी हमने फाइंड करने हैं और इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज भी लिखने हैं। तो मैं सबसे पहले इंडिगो मैंने ले लिया है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपके सामने दिया हुआ है, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पर। मोलर मैस इसका फाइंड किया मैंने, चूँकि 12 कार्बन का मैस है, 16 एटम्स है, मल्टीप्लाई करिए। इसी तरह से हाइड्रोजन को 1 लिया है मैंने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14 जो है वो आपका नाइट्रोजन का मैस होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 एटम्स हैं। तो बहरहाल ये आपका 262 ग्राम्स बन जाता है मोलर मैस इसका इंडिगो का। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी साथ ही हम लिख रहे हैं, चूँकि यहाँ पर जो बन रही है रेशियो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, वो आप देख रहे हैं कि वो बन रही है 16:10:2:2। तो इसको जब हम चूँकि 2 इसका कॉमन डिवाइज़र है, ये सारे जो नंबर हैं ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो सिंपलेस्ट रेशो बन जाती है 8:5:1:1। तो ये आपका उस हिसाब से हमने C8H5NO इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख दिया। नेक्स्ट इंडेक्साइल को ले लिया C8H7NO।
तो इसका मोलर मास भी इसी तरह से फाइंड कर लिया, 133 ग्राम्स बनता है। और एम्पिरिकल फार्मूला इसका जो है, पहले तो आपने रेशो देखी कि सी मतलब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की जो रेशो है वो 8:7:1:1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम, कॉमन डिवाइज़र नहीं है इनका 1 के अलावा। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेंगे, एक ही जैसे रहेंगे। तो वही ये फार्मूला हमने दोबारा लिख दिया एम्पिरिकल के तौर पर, जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। Question 12. Identify the substance that has formula mass of 133.5 AMU. ये आपके सामने सबसे जो डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज हैं वो दिए गए हैं। इनको आप ज़ाहिर है इनकी जो मैसेज हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने MgCl2 का जब फाइंड किया तो 195 AMU बन रहा है, तो ये तो टैली नहीं हो रहा उसके साथ। S2Cl2 जो है इसका जब फाइंड करेंगे तो 103। सी पार्ट में BCl3 जो है इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो 117.5 AMU आ गया, ये भी जो है टैली नहीं हो रहा। तो AlCl3 को हम चेक करें तो इसका आ रहा है 133.5 AMU, तो ये टैली हो रहा है इसके साथ। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड जो ऑप्शन था वो यही बन रहा है, डी। क्वेश्चन 13. कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। और ये सैंपल दिए गए हैं आपके पास। नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करना है, और मैंने सबसे पहले ए पार्ट लिया है, गिवन डेटा दिया और मैंने फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। और मैं फार्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला। और चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल मुझे फाइंड करने हैं तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मैंने ये लिख दिया है। तो मोल्स दिए हमें 3.4, तो बिल्कुल उसको प्लग इन करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। 23 ग्राम ऑफ सोडियम यहाँ पर लिया गया है, 23 ग्राम्स हैं, और फाइंड करने नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर आपको मोल्स नहीं दिए गए, आपने 23 ग्राम्स को चाहे तो आप पहले मोल्स में कन्वर्ट करें और उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई करें, या फिर आप डायरेक्ट मेथड में जैसे हम एक फार्मूला के अंदर दूसरा फार्मूला इंसर्ट कर लेते होते हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैंने पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए लिखा मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर, और फिर मैंने मोल्स की जगह पे उसका मोल का फार्मूला, जो मोल फाइंड करने का वाला फार्मूला होता है, मैंने लिखा मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, वो मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ फार्मूला, और ये डायरेक्ट मुझे आंसर दे देगा। तो अल्टरनेट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें और फिर उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम है, तो मैंने जो कि मैस और मोलर मैस जो मतलब जो मैस हमें दिया गया है वो 23 ग्राम्स है, और मोलर मैस भी 23 है, तो 23/23 करें तो 1 आता है। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये हाइड्रोजन एटम्स दिए गए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते तो हम जो हाइड्रोजन का मोलर मैस है वो 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि एटम्स है तो हम 1 लेंगे। तो 5 ग्राम्स है, बहरहाल मोल्स में इसको कन्वर्ट करना है। फार्मूला आप लिखें और इसमें फिर मोल्स फाइंड करने के लिए मोल्स का फार्मूला मोल्स की जगह पे वो लिख दें, यानी मोल्स की जगह पे, यानी मोल्स यहाँ थे, इनकी जगह पे मैंने इसका फार्मूला लिख दिया मोल्स फाइंड करने का, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। मोलर मैस मैंने यहाँ पे 1 ग्राम लिया, चूँकि एटम्स का उसने हमें दिया था ग्राम्स में मैस। तो अब मैं लिख रहा हूँ 5/1, यानी कि मैस 5 है और 1 मोलर मैस है। मल्टीप्लाई करें इसके साथ एवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपका आंसर आ जाता है 3.011 इंटू 10⁻24 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 14. कैलकुलेट द मैस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर हमें दिए गए हैं पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं, कहीं पे आपको एटम्स मिल रहे हैं, कहीं पे मॉलिक्यूल्स। तो हमने इनको इसमें से कैलकुलेट करना है मैस। पार्ट ए 3.24 × 10⁻18 एटम्स ऑफ आयरन। तो गिवन डाटा में मैंने लिख दिए ये इतने पार्टिकल्स दिए गए हैं आयरन के, और इनमें फाइंड करना है मैस इन ग्राम्स। तो अब देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा आपने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो आपको बेहतर लगता है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से अगर तो मोल फाइंड करने होते तो वो तो मतलब एक ही डायरेक्ट स्टेप है, लेकिन ये आपने मुड़ के इसको मैस इन ग्राम्स में जाना है, तो इसमें भी आप ज़ाहिर है मतलब दोनों बातें आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड भी यूज़ किया, इनडायरेक्ट भी किया, जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने लगा हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए मैंने पार्टिकल्स दिए गए हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर डिवाइड किया
तो मेरे पास आ जाएंगे मोल्स यहाँ पर। जब मोल्स आ जाएंगे तो फिर मैं दूसरा फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा जिससे मैस मुझे फाइंड हो जाएगा। तो मैंने लिखा मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, यानी कि 2 स्टेप में ये मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा आप अगर चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं उसी तरह से कि इस फार्मूला को डायरेक्ट लिखें, ये जो अभी मैंने लिखा है ये वाला, और यहाँ पर आप मोल्स यहाँ लिखा है उसकी जगह पे ये फार्मूला इंसर्ट करें, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और डायरेक्ट आंसर ले लें। लेकिन मैंने यहाँ पर डिफरेंट दूसरा तरीका जो है इनडायरेक्ट वाला या 2 स्टेप्स वाला वो किया हुआ है, तो आप जो बेहतर समझते हैं वो करें। तो ये आपके पास कैलकुलेशन के बाद मैस आ गया 3 × 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। और अल्टरनेट मेथड आपके पास ये उसी तरह से कि मैस डायरेक्ट मैंने लिखा मैस, और यहाँ पर मोल्स की जगह पे मैंने पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रो नंबर लिख दिया, चूँकि दिए हुए पार्टिकल्स है ना, तो इसलिए पार्टिकल्स ओवर एवोगाड्रो नंबर करके मैं मोल्स फाइंड किया मैंने, और मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस करूँगा तो डायरेक्ट मेरे पास आंसर आ जाएगा ये वाला 3 × 10⁻⁻⁴ ग्राम्स। बी पार्ट 2 × 10⁻10 मालिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है तो हमें मोलर मैस नाइट्रोजन गैस का लेना है N2 का, और वो 28 ग्राम्स हम लेंगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि दिए गए हमें पार्टिकल्स हैं और मैस फाइंड करना है, उसी तरीके से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है आप यूज़ करें। मैंने यहाँ पर भी पहले मोल्स फाइंड किए हैं, और मोल्स फाइंड करने के बाद उनको फिर दूसरे फार्मूला के अंदर इंसर्ट किया है, मतलब प्लग इन किया वैल्यूज़ को। तो मोल्स यहाँ पर फाइंड हो गए थे, ये मोल्स फाइंड हो गए, और इनको मैंने मोलर मैस के साथ मल्टीप्लाई किया। मोलर मैस नाइट्रोजन का लिया 28 ग्राम्स, और इस तरह से आप जो है आंसर ले रहे हैं 9.3 × 10⁻⁻13 ग्राम्स। तो डायरेक्ट जो मेथड है उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके सामने हैं। सी पार्ट 1 × 10⁻25 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर, और गिवन डाटा में चूँकि मालिक्यूल्स मैंने लिख दिए और मैस इन ग्राम्स, सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं, कोई जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करें और आप फाइंड कर लें। मैंने पहले मोल्स फाइंड किए हैं, और फिर मैं इसको इस फार्मूला जो मैस वाला फार्मूला है उसमें मैं प्लग इन करूँगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो मोलर मैस ऑफ वाटर जो 18 ग्राम्स लिया गया है, और मैंने आंसर जो है आपके सामने लिखा है 298.90 ग्राम्स। ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है फाइंड करने का। और उसके बाद डी पार्ट है 3 × 10⁻6 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें भी आपको वही दो फार्मूलाज जो हैं इस्तेमाल करने हैं इसको फाइंड करने के लिए, और पार्टिकल्स वगैरह में मैं यहाँ पर यानी मोल्स फाइंड कर रहा हूँ पहले इसमें भी, और ये मोल्स आपके आ गए, और अब मैं इसको प्लग इन कर रहा हूँ मैस इन ग्राम्स वाले फार्मूला में, और ये आपका जो है कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 1.35 × 10⁻16 ग्राम्स। और डायरेक्ट मेथड आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी गई हैं ए और बी, और हम एक एक करके इनको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ए इक्वेशन ले ली, इसको दोबारा से लिखा, और इसमें मैं नंबर ऑफ एटम चेक करूंगा दोनों साइड्स पे। तो बैलेंस कब होती है स्टूडेंट्स इक्वेशन? जब दोनों तरफ की एटम आपस में बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि सोडियम बैलेंस है दोनों तरफ, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड पे 2 एटम्स हैं और राइट साइड पे 3 है, और इसी तरह से ऑक्सीजन दोनों तरफ बैलेंस है। लेकिन साफ ज़ाहिर है जब मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस में करूँगा तो बाकी भी जो एटम्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे, तो उनको भी मैं बैलेंस कर लूँगा। तो मैं सबसे पहले ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो मैं इसको भी अगर मैं इसका कोफिशिएंट 2 ले लूँ तो ये इवन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद बैलेंस करना आसान हो जाएगा। तो मैं यही करने लगा हूँ जी। अब इस तरफ यानी राइट साइड पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए हैं और इस तरफ 2 एटम्स हैं, लेकिन साथ साथ सोडियम भी जो है वो भी उसकी भी वो भी डिस्टर्ब हुआ है, वो अब बैलेंस नहीं रहा। तो मैं सोडियम को बैलेंस कर लेता हूँ और उसके बाद अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करूँगा, और अब बिल्कुल ये बैलेंस हो गई है ये इक्वेशन। यानी कि सोडियम के 2 एटम इस तरफ हैं और इधर भी 2 हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के 4 एटम लेफ्ट साइड पे, 4 राइट साइड पे, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स लेफ्ट पे और 2 ही राइट पे हैं। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। अब जो पार्ट बी था उसको बैलेंस कर रहे हैं। NH3 जो है अमोनिया है वो बना रही है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस।
तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे सबसे पहले चेक करना है कि लेफ़्ट और राइट साइड पे एटम्स की क्या नंबर है। तो नाइट्रोजन लेफ़्ट साइड पे 1 और राइट साइड पे 2, तो बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर कोफिशिएंट 2 ले लेता हूँ। इससे सबसे अच्छी बात ये होगी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ये इवन नंबर में आ जाएंगे और बैलेंस करना आसान होगा। तो मैंने इसको कोफिशिएंट 2 रखा। अब हाइड्रोजन 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। नाइट्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पर राइट साइड पे 2 थे, हमें कोई मसला नहीं है। हाइड्रोजन चूँकि 6 हो गए हैं तो यहाँ मैं 3 कोफिशिएंट ले रहा हूँ और इससे ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये इक्वेशन बैलेंस है, दोनों तरफ एटम्स बिल्कुल बराबर हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों तरफ एक जैसे हैं। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। Question 16. Potassium is group 1 element. It is silvery white metal. It burns in air and forms both potassium oxide and potassium nitride. ये इन्फॉर्मेशन थी। तो कह रहा है द नाइट्राइड आयन इज -3, तो यानी कि इसकी आयन की बात कर रहा है कि इस पर -3 चार्ज होता है। तो मुख्तलिफ क्वेश्चन इसके बारे में यहाँ पर किए गए हैं, तो हम एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट है प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ पोटासियम ऑक्साइड एंड पोटासियम नाइट्राइड। तो मैंने सबसे पहले पोटासियम ऑक्साइड को ले लिया है और मैंने लिखा है कि ग्रुप 1 मेटल है और ऑक्सीजन, यानी कि जो पोटासियम है ग्रुप 1 मेटल है और ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 से इसका ताल्लुक है। तो ऑक्सीजन स्टेट दोनों का मैंने लिखा कि पोटासियम का +1 और ऑक्सीजन का -2। तो अब मैं उन ऑक्सीजन स्टेट को यहाँ पर लिख भी दिया। पोटासियम को +1 लिखा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा। और अब मैं क्या करूँगा, चार्जेस को बैलेंस करूँगा दोनों तरफ। तो मैंने यानी कि एक तरफ यानी कि अगर मैं इधर -2 है तो इधर +2 होना चाहिए, तो बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने +2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो +2 या इनका आंसर आ गया। और ये -2 था ऑलरेडी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की किसी भी और नंबर से। तो -2 ही हमें चाहिए था, -2 रह गया। तो इस तरह से ये अब बैलेंस हो रहे हैं। तो इस और आप फार्मूला आप लिख सकते हैं K2O। तो चूँकि इस तरफ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो वो K2 लिखा, और ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन का एक आइटम लिखा और आपका फार्मूला बन गया। नेक्स्ट हम कह रहे हैं पोटासियम नाइट्राइड। तो इसमें ज़रा पोटासियम का तो +1 ही है और नाइट्राइड का -3 उसने दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया। यहाँ पर भी आप चार्जेस को जब आप बैलेंस करते हैं तो चूँकि इस तरफ -3 है तो इधर 3 से आप मल्टीप्लाई करें 1 को तो +3 हो जाएगा। अब बैलेंस हो जाते हैं चार्जेस और इनको आप इसमें लिखें और फार्मूला लिख दें पोटासियम नाइट्राइड का। बी पार्ट, a 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटासियम was added to 100 cm³ ऑफ वाटर। तो एक सोल्यूशन बनाया है 100 cm³ वाटर में 0.5 ग्राम पोटासियम डालकर। तो इसकी इक्वेशन यहाँ पे दी गई है और हमें कहा गया है कि शो दैट 1.28 × 10⁻⁻² मोल ऑफ पोटासियम वर एडेड टू द वाटर। इसका मतलब ये है कि हमने ये बताना है कि 0.5 ग्राम जो होते हैं पोटासियम के वो इतने मोल्स के बराबर होते हैं। तो फार्मूला आप अप्लाई करें यहाँ पर और आपको ये मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ़ मोल्स मुझे जो कि फाइंड करने हैं, तो मोल्स का फार्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मोल्स होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। प्लग इन करें वैल्यूज़ को, तो 39 ग्राम ले लें मोलर मैस इसका पोटासियम का। तो 0.5 डिवाइड बाई 39 और आपका आंसर आ रहा है 1.28 × 10⁻⁻²। और ये जो आंसर हमारे पास आया 1.2 × 10⁻⁻², ये वही है जो उसने हमें यहाँ पर दिया था। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया है। अल्टरनेट मेथड से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि 39 ग्राम जो होते हैं पोटासियम के वो 1 मोल होता है। तो 0.5 अगर ग्राम्स हम लेंगे तो कितने मोल्स होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसने इसी इक्वेशन के का लिखा है कि बैलेंस द वो केमिकल इक्वेशन हमने बैलेंस करना है। तो उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बैलेंस किया था, दोनों तरफ के जो एटम्स हैं उनको आप बिल्कुल इक्वल कर लें तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने KOH को जो है यहाँ पर 2 मोल्स ले लिए इसके, ताकि ये जो है यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो इवन हो जाएगा। उसके लिए मैंने किया। तो साथ ही जो पोटासियम है उसका वो डिस्टर्ब हुई है, तो उसको मैं जो है वहाँ पर भी इसको 2 यह मोल्स ले लेता हूँ। और इस तरह से वाटर के में मैंने 2 मोल्स ले लिए हैं। और अब मेरे पास जो एटम्स हैं दोनों तरफ राइट और लेफ्ट साइड पे वो बिल्कुल बैलेंस हो गए हैं और इक्वेशन बैलेंस हो गई है। डी पार्ट, ट्रांसफॉर्म अबव केमिकल इक्वेशन इनटू आयोनिक इक्वेशन। मैं पहले इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ, उसको बैलेंस कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो पोटासियम है तो सॉलिड है और ये वाटर है, लिक्विड है।
हाइड्रोजन गैस है। सिर्फ KOH जो है ये एक्वस में आ रहा है, हमारे पास डिजॉल्व यही है और ये आयंस बना रहा है सॉल्यूशन में। तो सिर्फ इसी के आयंस हैं, तो मैं अब ये इसको लिख रहा हूँ कि मैंने लिखा KOH इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड फॉर्म्स आयंस। तो अब इसके अगर आयंस में हम देखो कौन कौन से होंगे, तो K+ होगा और OH नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर आप देखें कि स्पेक्टेटर आयन कोई नहीं है, यानी कि जो हमारे पास इस इक्वेशन को हम देखें तो कोई भी ऐसा हमारे पास आयन मौजूद नहीं है जो स्टार्ट पे भी हो एंड पे भी हो, उसको हम स्पेक्टेटर आयन कहते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते होते हैं। तो वो भी कोई नहीं, तो हम पूरी इक्वेशन उसी तरह ही लिख देंगे, सिर्फ KOH को हम आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं और हमारी ये जो इक्वेशन है ये आयनिक इक्वेशन कहलाएगी। अब F part, predict period number of the potassium in the periodic table। तो पीरियड नंबर फाइंड करने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और वैलेंस शेल मैंने हाईलाइट किया यहाँ पर, और वो है 4s और एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर, जो कि मांगा तो नहीं गया लेकिन बहरहाल मैंने लिख दिया है, ग्रुप नंबर 1a है। और चूँकि n वैल्यू जो है वैलेंस शेल की वो 4 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पीरियड नंबर 4 है। फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई। किसी और वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।